दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर जल्द ही जीरो ग्राउंड वाटर सोसाइटीज में तब्दील होने लग जाएंगे। ये किसी गलती के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसमें रियल एस्टेट और भ्रष्ट जल माफिया की मिली भगत देखने को मिलती है। दिल्ली की यही पानी की समस्या वो सबसे बड़ा मेजर इशू था, जिसने 2015 में आम आदमी पार्टी को असेंबली तक पहुंचाने में मदद की थी, और इसी पॉइंट को कुछ हद तक हाईलाइट करती हुई ये मूवी भी दिखाई पड़ती है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल बनाने लग जाती है आम आदमी पार्टी पर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और अभी हाल ही में थिएटर में लगी हुई फुकरे 3 मूवी लोगों को काफी पसंद आ रही है। अब यूं तो ये कॉमेडी कैटेगरी बेस्ड मूवी है, जिसमें वरुण शर्मा उर्फ हमारे चूच कुमार की कॉमेडी को लोग काफी पसंद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पर साथ ही इसने एक ऐसे मुद्दे को भी हाईलाइट कर दिया है जो असल जिंदगी से लिया गया है और हर साल 2 लाख से भी ज्यादा जिंदगियों को खत्म करने का कारण बनता है। क्या यार, मैंने तो अभी तक मूवी देखी भी नहीं है, क्यों सारा मजा खराब कराई दे रहा है। ये वीडियो किसी भी तरीके से मूवी का प्लॉट स्पॉइलर नहीं बनने वाली है, तो आप आराम से इसे समझ सकते हैं, और साथ ही आपके एक पर्सपेक्टिव को भी बदलने में कोशिश करेगी, जिससे आप कॉमेडी में छुपी हुई उस एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ सकेंगे। मूवी की बात करें तो ये बाकी के पार्ट्स की तरह ही अपने उन मेन किरदारों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई पड़ती है, और साथ ही हाईलाइट करती है एक मेजर इशू, वाटर माफिया को। वाटर माफिया, ये क्या बवाल है, बताता हूं। अब हो सकता है कि आपने भी ये शब्द पहली बार गौर किया हो, पर यह भारत की एक मेजर प्रॉब्लम्स में से एक है, जिससे हर साल लाखों लोग इफेक्ट होते हैं। वाटर माफिया को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो आप इन्हें टैंकर माफिया भी कह सकते हैं, जो इलीगल तरीके से प्योर वाटर को स्मगल करके महंगे दामों में बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं। दैनिक ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुरुग्राम के कई एरियाज में पानी के टैंकर्स की कीमत जरूरत के हिसाब से 1500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हाउसिंग सोसाइटीज में केवल पानी का ही महीने भर का खर्चा औसतन 13 लाख के आसपास बैठता है। अब ये तो बिजनेस हुआ ना यार, जिनके पास पानी नहीं, उन्हें पानी बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसमें माफिया जैसा क्या दिख रहा है तेरे को? देख भाई, अभी से इससे समझ कि CNN के एक इंटरव्यू में अर्बन मैनेजमेंट ऑफ वाटर के डायरेक्टर सुरेश रोहिला ने बताया कि भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, जहां 80% से भी ज्यादा पानी खेती में, जैसे कि चावल और गन्ने के उत्पादन में खर्च होता है। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से भी कई स्कीमें लाई जाती हैं, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए जगह जगह पर ट्यूबवेल्स और बोरवेल को खुदवाना। ये सब अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनता है, जिसकी वजह से दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर जल्द ही जीरो ग्राउंड वाटर सोसाइटीज में तब्दील होने लग जाएंगे। और इसी का फायदा उठा करके टैंकर माफिया इन जगहों पर राज करते हैं और मनमाने दामों में पानी को बेचते हैं। अब इसे इस बात से समझना कि बेंगलोर में प्राकृतिक झीलें और तालाब सबसे ज्यादा दिखते हैं, जिसके बाद भी पूरा शहर पानी की कमी से जूझ रहा है, और ये किसी गलती के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसमें रियल एस्टेट और भ्रष्ट जल माफिया की मिली भगत देखने को मिलती है। The tanker mafia is said to be quite active in the city. The members of the gang fill water from the houses that might not have licensed borewells and then share profits with them. एक रिसर्च में पाया गया कि कई बार इलाकों में पहुंचने वाले पानी को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बाकी सोर्सेस के थ्रू जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो पानी की कीमतें हैं वो लगभग 2 गुना तक बढ़ जाती हैं। कौन करता है ये सब? क्योंकि टैंकर तो नगर निगम से ही आते हैं। अमेरिका यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर मालिनी रंगनाथ ने अपने एक आर्टिकल में से कोट करते हुए लिखा कि जल माफिया सिर्फ कुछ ठेकेदारों का ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें लोकल पॉलिटिशियंस और जल विभाग के कर्मचारी भी शामिल होते हैं, और यही कारण होता है कि जल माफिया के कारण पानी की कमी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। Now the tanker mafia is not just responsible for the exploitation, but the over-exploitation of groundwater in Bengaluru. Even though politicians and officials from the BWSSB and the Groundwater Directorate know about this, no action whatsoever has been taken to rein them in. एक अनुमान के अनुसार देखें तो बेंगलोर में 40% से भी ज्यादा लोग पीने के पानी के लिए बोरवेल पर ही डिपेंड करते हैं, पर समय के साथ बढ़ती कॉलोनाइजेशंस और जल व्यापार अब इस जल स्तर को रिचार्ज ही नहीं होने दे रहा है, और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यही कारण है कि BBC और नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट में यहां तक कह दिया गया था कि 2020 तक भूजल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। The Niti Ayog's latest report has claimed that Bengaluru will run out of groundwater in the next 2 years. This is हालांकि भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब आने वाले मॉनसून पर भी निर्भर करता था। पर मुश्किल का हल अगर नहीं ढूंढा गया तो आज नहीं तो कल हमें इन परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो सारे बड़े बड़े शहर पड़े तो क्या ये सब बेंगलोर में ही हो रहा है?
ये सिर्फ बेंगलोर की बात नहीं है, बल्कि दिल्ली की 1/4 पॉपुलेशन पानी की परेशानियों से जूझ रही है, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र संगम बिहार भी एक है। Nearly 1/3 of Delhi is now facing a severe shortage of water supply. कब से पानी आप लोग को पीने वाला नहीं आ रहा है? हो गए 2 दिन तो हो गए। 2 दिन। हाँ। तो हैंडपंप से निकाल रहे? हैंडपंप से ले रहे हैं। 2-3। और इन सब के कारण बताया जाता है 1960 में शुरू हुआ अर्बनाइजेशन। सरकारों के द्वारा प्रगति का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाना समझा गया, और देखते ही देखते अगले 20 सालों में यहाँ पॉपुलेशन 2.6 मिलियन से बढ़कर के 6.1 मिलियन तक पहुँच गई। बढ़ती जनसंख्या की वजह से इलीगल कॉलोनाइजेशन भी शुरू हो गया, पर बेसिक एम्यूनिटीज़ की पूर्ति कर पाना बड़ा मुश्किल था, जिसके चलते 1993 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन को भी फाइल किया गया उन सभी बेसिक एम्यूनिटीज़ की मांग को लेकर के। कुछ लोगों ने इस पिटीशन का समर्थन भी किया, पर उन्हें यह कहकर के चुप करा दिया गया कि ये सब एक इलीगल कॉलोनाइजेशन का नतीजा है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी बेसिक एम्यूनिटीज़ को लेकर के परेशान होना पड़ रहा है, और इस पिटीशन को दबा दिया गया। जब अगले 8 सालों में इस केस का कोई रिजल्ट ना निकल सका, तो स्थानीय लोगों ने इस समस्या के लिए खुद ही हैंडपंप और बोरवेल बनाने शुरू कर दिए। पर इसने परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि जब जगह जगह पर बोरवेल होने लग गए तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बड़ी तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो गया, और साथ ही पानी में आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा भी बढ़ने लग गई। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में पाइपलाइन डलवा दिए, और समय समय पर नगर निगम से पानी के टैंकर्स भी भेजे जाने लग गए। पर लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से पानी काफ़ी कम था। 2019 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली हर दिन 300 मिलियन गैलन पानी की समस्या से जूझ रहा है, और इसी का फ़ायदा देखते हुए शुरुआत हुई प्राइवेट जल माफिया की, जो गवर्नमेंट से छुप करके पानी को सप्लाई करने लगे। जब टैंकर आते हैं तो लोग टैंकी लेके Sometimes we get water from tankers and sometimes we return home empty-handed. Fights break out here for water. एक बोरवेल ऑपरेटर के इंटरव्यू में उसने बताया कि टैंकर मालिक 2600 गैलन पानी को करीबन $3 में यमुना से पानी चुराने वालों से खरीदते हैं, और फिर पूरे टैंकर को करीबन $90 तक इन सोसाइटीज़ में सेल करते हैं। मतलब अगर महीने के हिसाब से देखो तो $2700 हर महीने वो सिर्फ एक जगह से ही कमा लेते हैं। तो रेत माफिया की तरह इन पे भी रोक क्यों नहीं लगा देते हैं? क्योंकि ये सिर्फ पानी नदियों और तालाबों से नहीं, बल्कि बोरवेल की मदद से भी इकट्ठा किया जाता है। दिल्ली में 10,000 से भी ज़्यादा बोरवेल्स मौजूद हैं, जिसमें से मोस्टली इलीगल तरीके से जल माफिया के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल ज़मीन में पानी का लेवल कम हो रहा है, बल्कि इसकी वजह से मार्केट में बिकने वाले प्योर वाटर के नाम पर प्लास्टिक टैंकर्स कई बीमारियों का कारण भी बनने लग गए हैं, क्योंकि इन्हें साफ करके वही अनट्रीटेड वाटर को रिफिल करके सेल कर दिया जाता है। आरएमएल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर मनीष निगम ने बताया कि ये पानी बोरवेल से आने वाले पानी के कंपैरिजन में काफ़ी खतरनाक होता है, जिसकी वजह से अनीमिया, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं। जामिया नगर में मौजूद एक इलीगल प्लांट के मालिक ने इंडिया टुडे की इंटरव्यू में कहा कि ये धंधा काफ़ी फायदेमंद है और इसे लो कॉस्ट में भी शुरू किया जा सकता है, और साथ ही अगर बिजली चुरा सकते हो तो खर्चा और भी कम हो जाता है। उसी लाइन में काम करने वाले एक और ओनर ललित ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ हमें ही मिलता है, इसके लिए हमें हर बोरवेल पर 2000 से 3000 तक की रिश्वत भी देनी पड़ती है। 40,000 तक, यहाँ 40 से 45,000 तक अगर अच्छा माल लगाएंगे तो इसमें पुलिस का सब, हाँ पुलिस का सब हो जाता है। 2014 में संगम बिहार से जीतने वाले मोहानिया ने जब इन वाटर टैंकर्स और जल माफिया के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले बोरवेल्स पर पुलिस रेड करवाई, तो लोगों ने उनके ऑफिस को घेर लिया और मांग रखी कि या तो पार्टी पानी की पूर्ति करे या फिर पानी टैंकर्स को चालू रहने दिया जाए, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अपने ऑर्डर्स वापस लेने पड़े। पर इसी के साथ एक वाटर यूज़र एसोसिएशन भी बनाई गई, जिससे इस समस्या का हल निकाला जा सके। जिसके बाद टैंकर्स के दामों को कम करने का एक सॉल्यूशन निकाल लिया गया, और पर फ्लैट जो रेंट पर थे उनके लिए $0.75 और जिनके अपने खुद के मकान थे उनके लिए $1.5 कर दिया गया। अब इससे पैसे तो कम हो गए, पर इन धंधों को रोक पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे। अरे तो सरकार इन्हें रोकती क्यों नहीं है? और अब ये मत बोल दियो कि इसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है। नहीं कहूंगा, इन सब के बाद भी सरकारें इसे रोकने में फेल दिखाई पड़ रही हैं। देख 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 पर ध्यान से याद करो कि दिल्ली की यही पानी की समस्या वो सबसे बड़ा मेजर इशू था, जिसने 2015 में आम आदमी पार्टी को असेंबली तक पहुंचाने में मदद की थी,
और इसी पॉइंट को कुछ हद तक हाईलाइट करती हुई ये मूवी भी दिखाई पड़ती है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल बनाने लग जाती है आम आदमी पार्टी पर। अब ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया में रन किया जा रहा है, जिससे शहर में इस वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, जिसके लिए कई बड़े डैम्स, तालाब और पाइपलाइन की सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उसने शहर में 93% पॉपुलेशन में पाइपलाइन पहुंचाए हैं और बाकी का काम अभी भी बहुत तेजी के साथ शुरू है। पर सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राउंड वाटर रिजर्व ही कम हो चुका है, जिसके लिए दिल्ली को आसपास के क्षेत्र जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर डिपेंड होना पड़ रहा है। पर इस टॉपिक पर आपके अपने क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय मां भारती।